में भी आपका खैर मकदम है। आज के इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत है जहां हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मामलात पर मुख्तलिफ खबरें हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से, उन पर बात करेंगे और जम्मू कश्मीर के साथ साथ कुछ कौमी खबरें भी हैं जिन पर आज बात करेंगे और बात करनी ज़रूरी है। उसके साथ साथ की कुछ आलमी खबरें हैं वो भी आज के इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आज के प्रोग्राम के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो आज के प्रोग्राम की शुरुआत में हम कुछ जो है नेशनल खबर से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि जो ज़लज़ला का झटका कहाँ आया है और उसकी शिद्दत क्या थी रेक्टर पैमाने पर, उसकी तफसीलात भी हम पेश करेंगे। उसके साथ साथ ही जो साल 2023 के हवाले से कई मकामात पर तकरीबात और प्रोग्राम मुनक्कद हुए हैं, जश्न मनाया गया है जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर। उसके साथ साथ ही दिलबाग सिंह जो जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह, कल उसकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस की जो उन्होंने कामयाबियाँ उसका खाका पेश किया है साल 2022 के हवाले से, क्या कुछ हुआ है उस पर भी बात करेंगे, जिक्र करेंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। उसके साथ साथ ही केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, उनकी जानिब से एक बयान भी दिया गया है, क्या कुछ था वो बयान, वो भी इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। उसके साथ साथ ही वज़ीर दाखिला अमित शाह की मीटिंग होगी, किन के साथ मीटिंग होगी वो इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि किन जो लीडरान के साथ उनकी मीटिंग होगी, खासकर जम्मू कश्मीर को लेकर। उसके साथ साथ ही कुछ अहम खबरें भी हैं जो इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन प्रोग्राम में सबसे पहले एक बार फिर हमारी तरफ से, गुलिस्तान टीम की तरफ से साल 2023 की मुबारकबाद, और उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि ये साल 2023 हम सब के लिए खुशियाँ लेकर आए और हमारी जो परेशानियाँ हैं अल्लाह ताला उनको दूर करे। तो करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक, आज यानी कि तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 1 जनवरी यानी कि 1 जनवरी, आज मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताएंगे और नजर डालते हैं तारीख में आज के दिन के हवाले से। तो तारीख में आज के दिन के हवाले से यानी कि 1 जनवरी साल 2023 है आज, लेकिन 1 जनवरी को क्या कुछ हुआ है माजी में उस पर नजर डालते हैं। और आज 1 जनवरी साल 1664 में छत्रपति शिवाजी ने सूरत मुहिम शुरू की है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1 जनवरी साल 1785 में दिल्ली यूनिवर्सिटी रजिस्टर टाइम्स ऑफ लंदन का पहला शुमारा शाया हुआ। और आज ही के दिन 1 जनवरी 1800 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का वजूद ख़त्म हुआ है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1877 दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को मल्के हिंदुस्तान करार दिया गया। और आज ही के दिन 1 जनवरी साल 1880 में मनी लॉन्ड्रिंग निज़ाम का आगाज हुआ है। और आज ही के दिन 1891 में फ्रांसीसी अफवाज ने सूडान में न्यूदर पर कब्जा किया, जिस दौरान 3000 अफराद मारे गए। और आज ही के दिन यानी कि 1 जनवरी साल 1901 में ऑस्ट्रेलिया को आज़ादी मिली। और आज ही के दिन 1 जनवरी साल 1945 में फ्रांस अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बना है। तू नया है तो दिखा नई सुबह और नई शाम, वरना इन आँखों ने देखे हैं कई साल। ज़ाहिर तौर पर कई साल हमने देखे हैं, आपने भी देखे हैं, और इस तरह से नया साल फिर आया है। इसलिए आप तमाम को रहमत कलीम की जानिब से दिल की अथाह गहराइयों से नया साल मुबारक हो। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि ये नया साल हम सब की ज़िंदगी में यकीनी तौर पर नया हो, वरना कल रात की आज की सुबह में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी ही सुबह हुआ करती थी, इससे पहले भी वैसी ही शाम हुआ करती थी जैसे आज होगी। ज़िंदगी में तब्दीली ज़रूरी है और सिर्फ साल के बदल जाने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़िंदगी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी का तरीक़ा जब बदल जाए तो फिर इसको असल में नई ज़िंदगी, नया साल, नया तरीक़ा कहते हैं। इस नए साल में यही नेक उम्मीदें हैं, नेक तमन्नाएं हैं और नई उम्मीदें हैं। और वो नई उम्मीदें ये हैं कि जिस माहौल से हम निकल रहे हैं, जिस माहौल से आलमी सतह पर दुनिया गुजर रही है, जंग हो या फिर जिस तरह के खुराफात हों या जिस तरह के खलफशार हों, ये तमाम चीज़ें आलमी सतह पर जिस अंदाज में देखने को मिल रही है और जिस तरह से नफ़रत की दीवार ऊंची होती चली जा रही है,
उस दीवार को मुनहदिम करना, मोहब्बत का पैगाम आम हो जाए, ये 2023 का मिशन हो तो ये दुनिया बहुत पुरअमन हो सकती है। वरना यूक्रेन से लेकर के यहाँ स्टूडियो तक हर बात पर तनाज़ा ज़रूर है, इख्तलाफ ज़रूर है, लेकिन अब इख्तलाफ से बात बनती नहीं, क्योंकि इख्तलाफ में अब शिद्दत पैदा हो गई है और ये चीज़ें ख़तरनाक है और ये किसी भी तरह से पीस यानी अमन के लिए कारगर नहीं है। हमें अमन का रास्ता इख्तियार करना होगा और यही पैगाम जो हिंदुस्तान ने कभी दुनिया को दिया था, एक बार फिर से इस पैगाम को ज़ोर से देना होगा और बताना होगा कि अमन ही इस दुनिया का वाहिद मकसद है। इस दुनिया में रहने के लिए अमन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेक तमन्नाएं और नेक उम्मीदों के साथ नए साल की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन नए साल की शुरुआत जब 12:01 से शुरू हुई तो उसके बाद ज़मीन ने भी नए जश्न की तैयारी की। ज़मीन जब नए जश्न की तैयारी करती है तो उसे हम ज़लज़ला कहते हैं। रात के बज रहे थे 1:19:20 जब दिल्ली एनसीआर के लोगों ने ज़लज़ले के झटके को महसूस किया। तो नए साल की शुरुआत ज़लज़ले के साथ हुई है। रात के 1:19 पर बाज़ाब्ता तौर पर 19-20 पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। बड़ी खबर रात देर रात आई, क्योंकि रात भर सारी अवाम, ना हिंदुस्तान ना पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में लोग जश्न मना रहे थे और ये ज़लज़ला हिंदुस्तान की कौमी राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाके में आया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इस पर तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन अच्छी बात यह रही कि ज़लज़ले की रफ्तार जो थी, शिद्दत जो थी, वो रेक्टर पैमाने पर बहुत ही कम मापी गई और बताया जा रहा है कि 3.8 रेक्टर स्केल पर बताया जा रहा है कि इसकी शिद्दत थी। इसकी वजह से अच्छा ये हुआ कि किसी भी किस्म का कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। लोग बाज़ाब्ता तौर पर इस ज़लज़ले के बीच भी जश्न मनाते हुए नजर आए। जी हाँ नाजरीन, बात करेंगे हम ज़लज़ले के हवाले से। जो रेक्टर पैमाने पर इसकी शिद्दत 3.8 थी और करीब रात 1:19 पर ये जब लोग जश्न मना रहे थे तो उसके साथ साथ ही ज़लज़ले ने जो है दस्तक दी है। 1:19 पर ये ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली, हरियाणा और दीगर जो मुल्क इलाके हैं वहाँ पर ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए। इसकी गहराई ज़मीन से 5 किलोमीटर नीचे थी और साथ ही ज़लज़ले की 22 के जो कोई जानी या माली नुकसान की तो इतला नहीं है, लेकिन ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। इससे पहले 29 नवंबर को भी दिल्ली एनसीआर में ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए थे और जिसकी शिद्दत 2.5 दर्ज की गई थी। उसके साथ साथ ही ज़लज़ले का मरकज दिल्ली का मगरबी इलाका था, जिसकी गहराई 5 किलोमीटर थी। और उससे पहले 12 नवंबर को भी दिल्ली एनसीआर और उत्तराखंड में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए थे और ज़लज़ले के बाद लोग घरों और दफातर से उस वक्त बाहर निकल आए थे। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, बिजनौर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे। उससे पहले 9 नवंबर को भी दिल्ली एनसीआर में ज़लज़ला आया था। उसके बाद भारत, चीन और नेपाल में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे। उसकी शिद्दत 6.3 दर्ज की गई थी और उसके साथ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत 7 रियासतों में ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए। उसके साथ साथ ही नेपाल में ज़लज़ले की वजह से ज़्यादा तबाही की खबरें जो है वो सामने आई थी और ज़लज़ले से न सिर्फ कई घर तबाह हुए बल्कि कई अफराद भी हलाक हुए थे उस ज़लज़ले की वजह से। तो बढ़ते आगे बात जहां हमने ज़लज़ले की है वहीं हम नए साल की भी बात करते हैं, क्योंकि नए साल के हवाले से लोगों ने जश्न मनाया है और दुनिया भर में नए साल का जश्न मनाया गया है। न सिर्फ दुनिया भर बल्कि भारत के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर भी साल 2023 का नए अंदाज में इस्तकबाल हुआ है। सयाहती मकाम गुलमर्ग के साथ साथ पहलगाम, सोनमर्ग में भी सयाहों की जानिब से साल 9 यानी कि साल 2023 का जश्न मनाया गया है। और इस सिलसिले में अगर हम आपको बताते चले कि न्यूजीलैंड में नए साल की तकरीबात का आगाज़ हुआ है। ऑकलैंड के स्काई टावर पर आतशबाजी देखी गई है। उसके साथ साथ ही स्काई टावर के नीचे लोग जमा हुए जहाँ 2023 के इस्तकबाल के लिए आतशबाजी की गई है। आपको बताते चले कि बहरुल काहिल के जजीरों के ममालिक सांवा, टोंगा, क्रिबाती उन ममालिक में शामिल है जहां पर दुनिया में पहले नए साल का इस्तकबाल किया गया है। और इन ममालिक के बाद दूसरा नंबर न्यूजीलैंड का है, जहां तकरीबन 1 घंटे बाद नए साल का इस्तकबाल किया जाता है।
और लोगों ने बड़े जोश खरोश के साथ नए साल का इस्तकबाल किया है। उसके साथ साथ ही अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सियाहती मकामात गुलमर्ग में जो साल 2023 का जश्न मनाया गया है। और ये तस्वीरें जब रात के 12 बजे जब नया साल 2023 शुरू हुआ तो वहाँ पर भी जश्न और वहाँ पर जो न सिर्फ मकामी लोग बल्कि मुख्तलिफ रियासतों से मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आने वाले सयाह, उसके साथ साथ बैरून ममालिक से भी कुछ लोग कुछ सयाह वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने जश्न मनाया, वो भी इस जश्न में शामिल रहे। हमारे नुमाइंदे इशफाक डार ने खुसूसी तस्वीरें वहाँ पर भेजी है जो रात भर वहाँ पर उस जश्न में भी मौजूद थे। ये तस्वीरें गुलमर्ग की हैं जहाँ पर सयाहों मुल्की और बैरून ममालिक से जो सयाह वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने साल 2023 की शुरुआत की है, जश्न मनाया और वहाँ पर मुख्तलिफ प्रोग्राम भी मुनक्कद हुए हैं। और इस सिलसिले में जब हमारे नुमाइंदे इशफाक डार ने वहाँ पर जो मौजूद सयाह थे उनके साथ भी बातचीत की है, उन्होंने इस हवाले से क्या कुछ कहा है वो भी देखते हैं। देखिए, हर साल की तरह आपको पता है कि गुलमर्ग में हम हर साल 31 दिसंबर को नए साल का वेलकम करते हैं अपने टूरिस्ट्स के साथ। यहाँ जो हमारे लोकल्स यहाँ आते हैं जो गुलमर्ग को सिलेक्ट करते हैं, तो इस साल भी हम जोश व खरोश के साथ डिपार्टमेंट ने ये तैया लिया है कि हम नए साल को वेलकम करेंगे, ताकि क्योंकि आपको पता है कि यहाँ इस वक्त जो होटल्स हैं वो कम्प्लीटली सोल्ड आउट हैं। तो जो टूरिस्ट यहाँ आता है वो कुछ अपना एंजॉय करना चाहता है ताकि नए साल को अच्छे से वेलकम करे। तो इसलिए हमने ये सोचा है कि हमने ये जो आज म्यूज़िकल इवनिंग है इसका प्रोग्राम रखा है जो देर रात तक रहेगा। और हम यहाँ न्यू ईयर मनाने के लिए आए हुए हैं और हम बहुत सारी मतलब तकलीफें झेलते हुए भी आए, लेकिन यहाँ के लोगों का जो है ना सहयोग बहुत अच्छा लगा हमें और हमारा बार बार में यहाँ मन करेगा आने का। तो आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग भी एक बार यहाँ न्यू ईयर सेलिब्रेट करें और बहुत अच्छा लगेगा आपको। हमने यहाँ न्यू ईयर मनाया और बहुत अच्छा लगा और खूब अच्छा सेलिब्रेशन हुआ और यहाँ पे हमको जो सपोर्ट मिला वो भी बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ आने से पहले डर रहे थे लेकिन अब वो सारा डर भय हमारा सब निकल गया है। यहाँ बहुत अच्छा लगा। यहाँ के पुलिसकर्मी हैं, जो भी आर्मी के लोग हैं, बाकी सब लोग हैं, बहुत अच्छे हैं। नए साल के लिए यही मैसेज है कि जो भी यहाँ के लिए जो भी अफवाहें उड़ाई गई है वो सारी झूठी है। यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, आप अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल निश्चिंत होके आ सकते हैं। मैं जयपुर से हूँ और हम लोग यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए आए। अभी फ़िलहाल हम लोग गुलमर्ग में। यहाँ की सर्दी पहले तो बहुत ज़बरदस्त ठंड है। अगर आप लोग प्लान कर रहे हो यू कैन प्लान एनीवेज एंड कम टू गुलमर्ग। और यहाँ का जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन जस्ट अमेजिंग। मैंने आज तक ऐसा न्यू ईयर सेलिब्रेशन कहीं पे भी नहीं किया है। तो गाइस आप लोग यहाँ पे आओ। और यहाँ पर हम लोग न्यू ईयर मनाने आए हैं अपनी फैमिली के साथ में और हमको बहुत बहुत अच्छा लगा। फैमिली के साथ में आओ, फ्रेंड्स के साथ में आओ, आप इंजॉय करोगे हमेशा। और ये बहुत ही अच्छी प्लेस लगी। यहाँ के लोगों का नेचर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्टिव है ये लोग और ऐसे नहीं है कि ये कोई चीज़ कर रहे हैं तो पैसों के लिए ही कर रहे हैं। इनका दिल है इतना अच्छा कि ये अपने दिल से करते। मैसेज मैं यही दूंगी, जैसे कश्मीर के लोग हैं वैसे सब इंडिया में जितने भी लोग हैं वैसे बन जाएंगे तो अपना इंडिया जल्दी डेवलप होगा। इस वक्त हम मौजूद हैं सयाहती मुकाम गुलमर्ग में और सयाहती मुकाम गुलमर्ग में साल 2022 को अलविदा और साल 2023 की आमद शुरू होने के साथ ही यहाँ पर सबसे बड़ा जो तकरीब है वो सयाहती मुकाम गुलमर्ग में मुनक्कद की गई, जहाँ पर महकमा सयाहत के आला अफसरान के साथ साथ यहाँ पर जिला इंतजाम के अफसरान भी मौजूद रहे। अब उम्मीद ये की जाती कि साल 2023 हम सब के लिए अमन, शांति और सुकून लेकर आए। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। तो ये तस्वीरें हमने आपको जम्मू कश्मीर से दिखाई है, ख़ास तौर से जब नए साल का जश्न हो और वादी कश्मीर में गुलमर्ग और सोनमर्ग का जिक्र न हो, ये अधूरा अधूरा लगता है। हमने पूरा कर दिया है। दुनिया के कई हिस्सों से इसी तरह की आतिशबाजी और जश्न की तस्वीरें आई हैं, लेकिन एक खबर दरमियान में यह भी आई कर्नाटक से कि वहाँ लोग ज़्यादा जश्न मना रहे थे, पुलिस ने लाठी बरसा दी है। खैर, ये एक हिस्सा होता है पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस का या पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर को मेनटेन करने का। जाहिर बात है वो कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि पूरे मुल्क में पूरा अमन अंदाज में बाज़ाब्ता तौर पर नए साल का जश्न मनाया गया। तस्वीरें हमने दिखाई जम्मू कश्मीर और ख़ासतौर से वादी कश्मीर की जो खूबसूरती है, उस खूबसूरती के दरमियान नए साल का आगाज़ करना, नए साल का इस्तकबाल करना दिलचस्प होता है और उसी दिलचस्पी की तस्वीर हमने आपको दिखाई है। लेकिन इन खबरों से अब नए साल में आ गए हैं, तो नए साल में
सिर्फ तस्वीर इतनी बदली है कि हमने जश्न मनाया है, बकिया सारी ज़िंदगी वैसी ही है, वही 24 घंटे हैं, वही आपको 9 घंटे और 8 घंटे ड्यूटी करने हैं, वही सुबह व शाम और वही काम। तो आइए बढ़ते हैं आगे, काम करते हैं और ख़बरें आपके सामने रखते हैं, चूँकि ख़बरें जो बहुत ही अहम हैं वो ये है कि केरला के गवर्नर जम्मू कश्मीर पहुँचे थे आरिफ मोहम्मद खान। उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज पे उस सवाल का जवाब दिया जिस सवाल को लेकर के दिल्ली में बैठे हुए लोग बहुत आसानी के साथ जवाब नहीं देते हैं। आरिफ मोहम्मद खान ये वो गवर्नर हैं बाज़ाब्ता तौर पर जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि ये ज़्यादा वोकल हैं, यानी कि ये अपनी बात रखते हैं और इनको वहाँ की केरल की सरकार के साथ तकरार भी इनकी रहती है। केरल के गवर्नर है, चूँकि केरल के सरकार के साथ इनकी तकरार भी खूब देखने को मिली है और बाज़ तबका ये भी इल्ज़ाम लगाता है कि केरल के गवर्नर के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर वही खुमार है जो खुमार सत्यपाल मलिक के पास था, सत्यपाल मलिक के ऊपर था, यानी ये सत्यपाल मलिक बनना आरिफ मोहम्मद खान चाहते हैं, इनके ऊपर ये इल्ज़ाम है। खैर ये मसला नहीं है, मसला ये है कि सूफी कॉन्फ्रेंस में बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर पहुंचे थे आरिफ मोहम्मद खान और केरल के गवर्नर हैं, वो वहाँ पहुँचने के बाद एक तरफ जहाँ मजहबी बुनियादों पर जो तकसीम हिंदुस्तान के अंदर पहले भी देखी गई थी आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी देखी जा रही है, उस पर उन्होंने बात की है और खुल करके बात की और कहा कि ये वक्त तकसीम का नहीं है, ये वक्त इत्तेहाद का है। लेकिन उनसे जब सबसे अहम सवाल जिस पर आमतौर से वादी कश्मीर की अवाम जवाब चाहती है और तशफ़ी बख्श जवाब चाहती है, वो सवाल ये था कि जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था, खुसूसी दर्जा था, वो दर्जा जो छीना गया है क्या वो सही है या नहीं है। आरिफ मोहम्मद खान का जवाब बड़ा ही दिलचस्प था और बहुत ही सटीक था। हालांकि आप इसे डिप्लोमेसी कह सकते हैं, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि जम्मू कश्मीर को खुसूसी हैसियत के लिए, खुसूसी शनाख्त के लिए किसी कानून की, किसी आइन के दाव पेच की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर न सिर्फ हिंदुस्तान के कोने कोने बल्कि दुनिया भर में अपनी अलग अलग शनाख्त रखता है। जम्मू कश्मीर को खुसूसियत हासिल है, हैसियत अलग हासिल है, उसकी अपनी पहचान है और उसकी पहचान जम्मू कश्मीर का कल्चर है और यहाँ की तरक्याती मंजरनामे और यहाँ के जो सनती चीज़ें हैं, कारोबार हैं या फिर इनके जो अपनी ज़िंदगी का तर्ज है, ये सब चीज़ें सबसे अलग और अनोखी है और यही चीज़ें जम्मू कश्मीर को खुसूसी हैसियत आलमी सतह पर दिलाती है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये वक्त कानूनी दावपेच में बंद करके कानूनी तौर पर खुसूसी दर्जा रखने का नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर की अपनी पहचान जो है उसको फ़रोग़ देने का। डिवीजनल कमिश्नर साहब जो कि दुनिया में कहीं आज की जो दुनिया है वो दुनिया में मुसावात का एहसास, बराबरी का एहसास इतना ज़्यादा है कि पिछली दुनिया के जो तफरीक़ात थी, जो भेदभाव था, जो इस बुनियाद पे था कि आप कहाँ पैदा हुए हैं, आप किस जगह पैदा हुए हैं, वो सारे कानून दुनिया में ख़त्म हो गए। लेकिन एक कानून है कुदरत का कानून और वो कानून है कि अगर आपका किरदार आला है, अगर आप खिदमत करते हैं, अगर आपका किरदार हुस्न अखलाक है, आमाल साला हैं, उससे जो दर्जा इंसान को मिलता है वो किसी कानून से नहीं मिलता, लेकिन उस दर्जे को कोई कानून ख़त्म नहीं कर सकता। मेरा कहना ये है कि यही तालीम दीन की है, यही तालीम तसव्वुफ की है, यही तालीम आज की दुनिया में, मॉडर्न दुनिया में, आज जो यूएन का जो डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स, वो कहता है इस बुनियाद पर कि आप कहाँ पैदा हुए, इस बुनियाद पर कि आप किस घर में पैदा हुए, किस मजहब में पैदा हुए, किसी को कोई खुसूसी दर्जा नहीं है। वो मैंने कहा कश्मीर के पास तो इतनी चीज़ें हैं खुसूसियत के लिए, कश्मीर को कानून के ज़रिए खुसूसियत की ज़रूरत नहीं है। कश्मीर के अंदर अपनी ताकत है, यहाँ ऐसी तालीमात हैं, यहाँ ऐसे फ़न हैं, यहाँ ऐसे कारीगर हैं, यहाँ ऐसी खूबियाँ हैं कि आपका दर्जा तो स्पेशल है ही। वो स्पेशल दर्जा, कानून का स्पेशल दर्जा तो दुनिया में अब हर जगह ख़त्म हो गया। आरिफ मोहम्मद खान को सुन लिया है, उनका अंदाज़ और उनका जवाब भी आपको शायद पसंद आया हो। खैर बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें 2022 चला गया है लेकिन 2023 आया है, तो ये सवाल लेकर आया है कि 2022 में आपने क्या किया, इसका जवाब दीजिए। एहतसाब का वक्त है। जाहिर तौर पर सरकारी सतहों पर सरकारी इदारे जो हैं
चाहे वो सिक्योरिटी को हो, होम मिनिस्ट्री की हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, ये सब के सब अब जवाब तैयार कर रहे हैं कि 2022 में क्या खोया क्या पाया। एक जवाब आया है डीजीपी दिलबाग सिंह की जानिब से जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी को लेकर के कि जम्मू कश्मीर में 2022 सिक्योरिटी के लिहाज से कैसा रहा है। जाहिर है पहले हम पत्थरबाजी देखते थे, हड़ताल देखते थे और मिलिटेंसी का बढ़ता हुआ ग्राफ देखते थे, लेकिन डीजीपी दिलबाग सिंह ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की साल के आखिरी दिन बताया कि तस्वीर थोड़ी सी बदली है और बेहतर रास्ते पर यह तस्वीर निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह का कहना है कि साल 2022 में सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़ी कामयाबी हासिल की है और 2022 सिक्योरिटी महाज पर गुज़श्ता 4 वर्षों के मुकाबले में पूरा अमन रहा है। उन्होंने कहा कि इस साल के दौरान 100 नौजवानों ने जंग मिलिटेंसी की सफ़ों में शमूलियत अख्तियार की, जिनमें से 17 को गिरफ्तार कर लिया गया, 18 अभी भी सरगर्म हैं, जबकि 65 को हलाक कर लिया गया है। ये 100 जो मिलिटेंसी के सफ़ में शामिल हुए थे नौजवान, उनकी तादाद उन्होंने बताई कि 65 को मार गिराया गया, 18 अभी भी एक्टिव है, 17 गिरफ्तार है। उनका कहना था कि नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने गलत रास्ता इख्तियार किया हुआ था, जिनको वापसी कौमी धारे में लाया गया है। उन्होंने बताया कि साल 2022 में 56 गैर मुल्कियों समेत 186 मिलिटेंट मारे गए हैं, यानी 2022 में टोटल 186 मिलिटेंट हलाक करने में सिक्योरिटी फोर्सेज को कामयाबी मिली है। डीजीपी ने इन बातों का इजहार सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू के अंदर की है। पिछले 4 सालों के मुकाबले में यानी 2022 में हालात पुरअमन रहे हैं, ये दावा किया जा रहा है डीजीपी दिलबाग सिंह की जानिब से। उन्होंने बताया कि साल 2022 में सिक्योरिटी फोर्सेज ने नई हिकमत अमली के तहत जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन शुरू किए, जिस दौरान 186 मिलिटेंट मारे गए हैं। 2022 में 100 के करीब नौजवानों ने मिलिटेंसी की सफ़ों में शमूलियत अख्तियार की, जिनमें से बाज़ाब्ता तौर पर 17 को गिरफ्तार किया, 18 अभी भी एक्टिव है और बकिया को मार गिराया गया है। उन्होंने कहा कि 18 एक्टिव सरगर्म को भी बहुत जल्द कैफर किरदार तक पहुंचा दिया जाएगा। दहशतगर्दी का माहौल जो हमारे अवाम के लिए, हमारे लोगों के लिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए एक कलंक के माफक बड़े लंबे अरसे से चल रहा है, उस फ्रंट पे बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल हुई, बहुत सारे कामयाब ऑपरेशन हुए और उन ऑपरेशंस के चलते 186 दहशतगर्द, जिसमें 56 फॉरेन टेररिस्ट हैं, यानी कि पाकिस्तान से आए हुए, पाकिस्तान के रहने वाले दहशतगर्द हैं, जो लश्कर तौबा और जैश मोहम्मद के साथ वाबस्ता रहे, उनका भी सफाया हुआ। इस पूरे साल के दौरान जो सरहद पार से साजिशें होती रहती हैं कि जहां का लोकल यूथ उनको मिसलीड करके, वरगला करके तशद्दुद के रास्ते पर चलाया जाए, उसकी गिनती भी पिछले सालों से सबसे कम रही है और ये गिनती सिर्फ और सिर्फ 100 तक रही, जिसमें से 18 ही लोग बचे हैं। बाकी सब जो हैं वो इसी साल के दौरान ऑपरेशंस के अंदर जब मारे गए, जब पकड़े गए, मेजॉरिटी उनमें से मारे गए। हम लोग न सिर्फ ऑपरेशंस में कामयाबी हासिल करने को पहल देते हैं, बल्कि वो नौजवान जो गलत रास्ते पे चले वो रास्ता तर्क करके वापस लौटे, उस फ्रंट के ऊपर भी बराबर काम करते हैं। उसमें भी बहुत बड़ी कामयाबी मिली और बहुत सारे नौजवान जिनको गलत रास्ते पे चलाने की ताकीद पाकिस्तान की एजेंसीज और उनके जो स्पॉन्सर्ड एलिमेंट्स हैं, जो अमन के दुश्मन हैं, उनके द्वारा की गई, मगर इस जमन में काफ़ी बड़ी कामयाबी रही। उनके अंकड़े और उनकी डिटेल्स हम लोग शेयर नहीं करते, मगर बहुत सारे नौजवान साथी जो थोड़ा सा रेडिकलाइजेशन के माहौल में आगे बढ़ चुके थे, उनको वापस लाना और माँ बाप के साथ उनको मिलाना, जिस फ्रंट के ऊपर भी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। आप अक्सर जानना चाहते हैं कि अभी कितने दहशतगर्द एक्टिव हैं। दहशतगर्द एक्टिव हैं, इतना छोटा नंबर पिछले सालों में कभी नहीं रहा। कम से कम नंबर लोकल टेररिस्ट का और फॉरेन टेररिस्ट का इस वक्त पहुंच चुका है और इसमें ये गिनती लगभग 100 के बराबर है, थोड़ा सा ऊपर है और जल्दी इसको 100 के नीचे ले आएंगे, ऐसा हमारा मानना है। ये डबल डिजिट के अंदर जल्द ही दोनों मिला करके आ जाएंगी। इसके साथ साथ
ऑपरेशंस के साथ जो अच्छी तफ्तीश का सिलसिला, अच्छी पूछताछ इंटेरोगेशन का सिलसिला भी बराबर जारी रहा और इसमें बहुत सारे दहशतगर्द जो अपनी जान गंवा सकते थे, हमने फिर से ये प्रेफर किया कि उनको कानून के दायरे में ला करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जबकि 186 दहशतगर्द मारे गए, इसके साथ 159 ऐसे दहशतगर्द भी हैं जिनको जिंदा पकड़ा गया, तफ्तीश के केस के दायरे में लाया गया, कानून के दायरे में लाया गया, जिनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। इसके साथ ही हम लोगों का अब मिशन ये है कि जीरो टेरर की तरफ बढ़ा जाए। और जब आप जीरो टेरर की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आपको हर उस जगह को अपने एक्शन के दायरे में लाना पड़ता है जहां से टेरर का इकोसिस्टम जिंदा रहता है, जहां से टेरर इकोसिस्टम चलता है। सो दहशतगर्दी को किसी भी फॉर्म में मदद करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई और ऐसे लोग 557 लोग ऐसे हैं जो दहशतगर्दों के समर्थक के तौर पे काम करते थे, जिनको कानून में दायरे में लाके, कानून के दायरे में ला करके जिनके खिलाफ केसेस रजिस्टर किए गए और उन केसेस की ट्रायल्स और बाकी जो कार्रवाई आगे कोर्ट्स में चलेगी। ये थे जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह, जिन्होंने साल 2023 के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से या दीगर फोर्सेस की जानिब से क्या कुछ मिलिटेंसी के हवाले से, मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन के दौरान क्या कुछ कामयाबियाँ हासिल की, इस हवाले से उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तफसीलात फराम की। न सिर्फ उन्होंने मिलिटेंसी बल्कि दीगर जितने भी क्राइम रिलेटेड मामलात हैं उन पर भी उन्होंने उनका भी जिक्र किया है, खासकर ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो तशद्दुद उस पर भी बात की है और जितनी भी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं उनकी जानिब से किस तरह का काम किया गया है उस पर भी उन्होंने, और साथ ही साथ मंशियात जो जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी इस वक्त उरूज पर है, मंशियात के मामलात उस पर भी उन्होंने जिक्र किया है। अब ज़रा बात जनूबी कश्मीर की भी करते हैं, क्योंकि जनूबी कश्मीर के अंदर कल पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। अवंतीपुरा में एक रिहायशी मकान और बेकरी की दुकान को जब्त किया गया है। पुलिस की जानिब से अवंतीपुरा में एक मुलविस शख्स की जायदाद को जब्त कर लिया गया है। पुलिस का दावा है, जब उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि गुज़िश्ता साल यानी कि साल 2022 के दौरान मई के महीने में वहां पर एक झड़प हुई थी और झड़प के दौरान 2 मिलिटेंट हलाक हुए थे और उस झड़प के दौरान जो वो मिलिटेंट थे जो मारे गए, उन्होंने इस मकान के अंदर पनाह ली थी। और पुलिस की जानिब से कहा गया है कि जब तहकीकात हुई, तफ्तीश हुई, तो तफ्तीश के दौरान ये पता चला है कि जो 2 मिलिटेंट पहले इस घर में थे, इस मकान के अंदर थे। उसके बाद ही जब फोर्सेस को इस हवाले से इन मिलिटेंटों के बारे में इतला मिली, तो जब फोर्सेस ने जब इलाके का मुहासरा किया, तलाशी ऑपरेशन शुरू की, तो वहां से निकल कर एक और मकान में वो दाखिल हुए जहां पर उन्हें मारा गया है। लेकिन जब तहकीकात हुई, तफ्तीश हुई, तो ये पता चला है कि जो इस घर में जो मिलिटेंटों की हलाकत हुई है, 2 मिलिटेंट वो पहले उस घर में थे जिस घर को कल अटैच किया गया, सील कर दिया गया है। बाज़ाब्ता तौर पर यह पाया गया है कि मिलिटेंटों उसी घर में पनाह ली और ये तफ्तीश के दौरान पता चला है। उसके साथ ही उस घर को सील किया गया है और कल बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस की एक टीम वहाँ पर पहुँची है, जिन्होंने इस मामले को लेकर जब दरबी हुआ था, तहकीकात हुई थी, तो इस मामले के दौरान इस पर एक बोर्ड जो है वो चस्पा किया गया, बोर्ड लगाया गया है, जहां पर इस हवाले से इस मकान और बेकरी शॉप को सीज कर दिया गया है। और मजीद इस हवाले से पुलिस का कहना है कि तहकीकात जारी है। चलिए नाज़रीन, बढ़ते आगे। अब बात ज़रा अब सियासत की भी करते हैं और ये सियासत के हवाले से खबर हम जम्मू कश्मीर, लेकिन खबर दिल्ली से आ रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के हवाले से हैं कि वज़ीर दाखिला अमित शाह अब जम्मू कश्मीर के भाजपा के लीडरान हैं उनसे मुलाकात करेंगे और अब माना जाता है कि अगले हफ्ते ये मुलाकात होगी। आपको बताते चले कि इससे पहले ही नई दिल्ली के अंदर मीटिंगें हुई थी जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के हवाले से और जम्मू कश्मीर के हवाले से जहाँ पर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया उस मीटिंग के दौरान, जिसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मौजूद थे। और गुज़िश्ता यानी कि साल 2022 के दिसंबर के महीने में भी ये मीटिंगें हुई थी
और इन मीटिंगों के दौरान जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसका जिक्र किया गया, उस पर तबादला ख्याल हुआ है। उसके साथ ही जो दीगर तरक्याती मंसूबे हैं उस पर बात हुई है। लेकिन जो अब खबर आ रही है कि वज़ीर दाखिला अमित शाह अगले हफ्ते भारतीय जनता पार्टी के लीडरान से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात के दौरान जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत होगी और आगे की हिकमत अमली, आगे का लाहे अमल जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ होगा भारतीय जनता पार्टी के हवाले से उस पर भी जिक्र होगा। और ख़ासकर वादी कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की जो नई हिकमत अमली होगी कश्मीर के अंदर किस तरह से वो बनाएंगे, वो तैयार करेंगे। इस सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के लीडरान से वज़ीर दाखिला अमित शाह की मीटिंग होगी और ये माना जाता है कि अगले हफ्ते ये मीटिंग होगी और उसके साथ साथ ही पार्टी को मज़ीद मजबूत बनाने के हवाले से खासकर वादी कश्मीर के अंदर उस पर भी किस तरह का काम करना होगा, इस पर मीटिंग के दौरान बात होगी। तो आपको याद होगा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में बाज़ाब्ता तौर पर गुज़श्ता दिनों जम्मू कश्मीर समेत लद्दाख के जो सिक्योरिटी सरबराहान हैं और ख़ास तौर से जो मुल्क के आला सिक्योरिटी सरबराहान हैं उनके साथ मुज़ाकरात हुई थी, मीटिंग हुई थी। LG मनोज सिन्हा और लद्दाख के LG RK माथुर भी इस मीटिंग का हिस्सा बने थे। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बाज़ाब्ता तौर पर यह ख़ास मीटिंग थी और उसमें जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल के साथ साथ तरक्याती मंजरनामों पर भी बात की गई और अच्छे अंदाज में वो प्रेजेंटेशन भी पेश किया गया जिसमें बताया गया कि एक साल के अंदर या अब तक की ताज़ा तरीन पेशरफ्त में जम्मू कश्मीर और लद्दाख कहाँ खड़ा है। उस मीटिंग के बाद से बाज़ाब्ता तौर पर अब खबर मिल रही है कि वज़ीर दाखिला अमित शाह अपने बीजेपी के लीडरान के साथ जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, जो जम्मू कश्मीर की सियासत में अहम रोल निभा रहे हैं, उनके साथ अलहदा एक मुज़ाकरात करने वाले हैं और इस मुज़ाकरात को लेकर के बाज़ाब्ता तौर पर हतमी तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि रवां हफ्ते या फिर अगले हफ्ते ये मीटिंग हो सकती है। और ये मीटिंग के कई माने निकाले जा रहे हैं। मीटिंग के माने नंबर 1 ही नहीं निकाले जा रहे हैं। ये सिक्योरिटी सिनेरियो से जब मीटिंग की गई उसमें जवाब तशरीफ़ बख्श मिला है। उसके बाद से इत्मीनान मतलब कि पुरअमन सूरत हाल की तरफ इशारा है और जब पुरअमन सूरत हाल की तरफ इशारा है तो इसका मतलब है कि जो सियासी मंजरनामे एक ज़माने से गायब हैं उसको फिर से जम्मू कश्मीर की फिजा में लाने की कोशिश की जा सकती है, यानी सियासी माहौल बनता हुआ नजर आएगा। 1 से 2 हफ्ते में आपको जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की गहमागहमी शुरू होती हुई या उसके आसार नजर आने लगेंगे कि उस पर बात शुरू हो रही है, क्योंकि ये मीटिंग सीधे तौर पर इशारा कर रही है कि सिक्योरिटी सूरत हाल और डेवलपमेंट के हवाले से जो काम किया गया है वो काम खत्म, उस काम का जायजा लेने के बाद एहतसाब के बाद अगर अपने पार्टी लीडरान के साथ वज़ीर दाखिला अमित शाह मीटिंग करते हैं तो फिर इसका मतलब साफ है कि कुछ न कुछ सियासी खिचड़ी पक रही है और ये 1 से 2 हफ्तों में आपके सामने आ जाएगी। आप देख लीजिएगा, खाने लायक हो तो खा लीजिएगा, नहीं खाइएगा तो फिर आगे बढ़े। ज़रा के हवाले से ये भी माना जाता है कि जो इस मीटिंग में कुछ अहम बातें भी सामने रखेंगे वज़ीर दाखिला के सामने, जिनमें टेलीविजनों का मामला है और साथ ही साथ नीड बेस्ड वर्कर जो है, रहबर एम्प्लॉयज़ जो है, कश्मीरी माइग्रेंट जो एंगेज्ड प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत जो काम कर रहे हैं, जो लगातार कश्मीर जम्मू के अंदर करीब 250 दिनों से लगातार एहतजाज कर रहे हैं, उनका भी जिक्र होगा इस मीटिंग के दौरान। और कई अहम मामलात हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से जिन पर जिक्र करना ज़रूरी होगा। ये ज़राए के हवाले से खबर है, लेकिन जब मीटिंग होगी ये अगले हफ्ते होगी और मज़ीद क्या कुछ आएगा ये तो मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि अगले हफ्ते वज़ीर दाखिला के साथ भारतीय जनता पार्टी के लीडरान की जम्मू कश्मीर के हवाले से मीटिंग होगी। तो बढ़ते आगे, बात जहाँ हम जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं और साथ ही साथ वज़ीर दाखिला की करें तो वज़ीर दाखिला के हवाले से एक और बड़ी खबर, कल उन्होंने एक बयान दिया है जो सरहद पर तैनात जवान हैं उनके हवाले से एक ऐलान करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि अब जो नौजवान जो फोर्सेज सरहद पर तैनात हैं उनके हवाले से उन्होंने ऐलान किया है कि अब वो साल में करीब 100 दिन तक अपने अहल खाना या हेडक्वार्टर में रहने का उन्हें मौका मिले हैं, यानी कि एक अच्छी खबर, एक अच्छा ऐलान उन्होंने किया है। ये कल उन्होंने बेंगलुरु के अंदर एक प्रोग्राम के दौरान जब उन्होंने एक प्रोग्राम का संग बुनियाद रखा है, एक मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा है, तो इस दौरान एक तकरीब के दौरान उन्होंने ऐलान किया है कि सरहद पर जो तैनात फौजी जवान हैं, जो जवान तैनात हैं उनके हवाले से, क्योंकि अब इससे जहनी तनाव भी वो दूर हो सकता है, क्योंकि जवानों के अंदर जब उन्हें छुट्टी नहीं मिलती है, फैमिली के साथ उन्हें रहने का मौका नहीं मिलता है काफ़ी दिनों के दौरान, तो वो जहनी तनाव के शिकार होते हैं। और इसको मद्देनजर रखते हुए अब वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कल ऐलान किया है कि अब 100 दिन के लिए उन्हें
फैमिली के साथ या तो हेडक्वार्टर के अंदर या वहाँ घर के अंदर ही उन्हें मौका दिया, यानी कि 100 दिन की छुट्टी साल में मिल सकती हैं। ये वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से कहा गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं G20 समिट को लेकर के हिंदुस्तान में तैयारियां एक तरफ से पूरी तरह से तेज हो चुकी है, लेकिन एक बड़ी खबर आई है इसी में, और बड़ी खबर यह है कि साइबर हमले का खतरा G20 समिट पर मंडराने लगा है। वज़ीर दाखिला यानी वजारत दाखिला की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर यह एडवाइजरी जारी कर दी है और अलर्ट भी जारी कर दिया गया है कि G20 समिट पर बाज़ाब्ता तौर पर साइबर हमला हो सकता है। और इसके लिए न सिर्फ G20 के जो वजारतें, जिन वजारतों को जिम्मेदारी दी गई है, उन वजारतों के कामकाज पर या उनकी खुफिया जानकारियों पर, जो प्राइवेट जो चीज़ें होती हैं, जानकारियाँ होती हैं, उन जानकारियों पर हमला हो सकता है, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए भी बाज़ाब्ता तौर पर इस G20 समिट को मुतासिर करने की कोशिश की जा सकती है। इसलिए वजारत दाखिला की जानिब से खास तौर पर हिदायत दी गई है कि सोशल मीडिया वगैरह के जो प्लेटफॉर्म है G20 के, उनको खास मॉनिटर किया जाए। और इस तरह से बताया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया, PRC, रूस की जानिब से ये साइबर अटैक का ख़तरा है। वहाँ जो बैठे हैं साइबर क्राइम करने वाले, वो उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि अभी तक जो लिंक मिल पाया है, जो इनपुट्स मिल पा रहा है, उसके मुताबिक अभी 2 मकाम ऐसे हैं जहाँ पर बैठे हुए लोग इस G20 समिट को साइबर क्राइम के जरिए मुतासिर करना चाहते हैं, साइबर अटैक के जरिए। तो बताया जाए कि तमाम मिनिस्ट्री को, डिपार्टमेंट्स को इस पर ख़ास तौर से ध्यान देने के लिए कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि वो अपने जो सोशल मीडिया के नेटवर्क्स हैं, साइट्स हैं, चाहे वो G20 से रिलेटेड हो, मिनिस्ट्री से रिलेटेड हो, उस पर जो इन्फॉर्मेशन शेयर हो रहे हैं उस पर खास तौर पर ध्यान दें। और साथ ही साथ ईमेल्स वगैरह अननोन नंबर, अननोन नाम से, अननोन आईडी से अगर ईमेल्स वगैरह आते हैं तो उसको भी खास तौर से मुहतात अंदाज में देखें, चूंकि इसी के जरिए साइबर फ्रॉड होता है और साइबर क्राइम करने की कोशिश की जाती है और साइबर अटैक ऐसे ही बाज़ाब्ता तौर पर वजूद में आता है इस तरह की समिट पर। तो वजारत दाखिला की जानिब से बड़े पैमाने पर जो अलर्ट जारी किया गया है, जो थ्रेट्स आए हैं, उस थ्रेट्स को देखते हुए टारगेट डिटेल्स भी बाज़ाब्ता तौर पर सबमिट कर दिए गए हैं मिनिस्ट्रीज को, मंत्रालय को, यानी वजारतों को। और कहा गया है कि जो अभी तक के इनपुट्स मिले हैं उसके मुताबिक ईमेल्स के जरिए, सोशल मीडिया नेटवर्क्स के जरिए ये जो G20 समिट से रिलेटेड है उनको निशाना बना करके बाज़ाब्ता तौर पर इस पर साइबर हमला हो सकता है। तो MHA की जानिब से साइबर अलर्ट जारी कर दिया गया है G20 समिट को लेकर के, और कहा गया है कि जिन वजारतों को जिम्मेदारी दी गई है G20 समिट के इनेकाद को लेकर के, उसके पूरे प्लानिंग को लेकर के और उसको बाज़ाब्ता तौर पर आगे बढ़ाने को लेकर के, उन तमाम तैयारियों में जो इन्फॉर्मेशन है, जो खुफिया जानकारियां हैं, उन जानकारियों को मुहतात अंदाज में रखें। और इस अंदाज में अगर आपके पास मेल आता है कोई अननोन आईडी से, तो फिर आप उसको काफ़ी मुहतात होकर के उसको ध्यान दें, उस पर गौर करें। इसके अलावा जो फेसबुक, ट्विटर या दीगर सोशल मीडिया नेटवर्क है, उन नेटवर्क्स को भी जो G20 समिट से रिलेटेड हैं, या फिर वो मिनिस्ट्री, जिन मिनिस्ट्री को जिम्मेदारी दी गई है G20 समिट में अहम रोल निभाने के लिए, जिनको काम सौंपा गया है, उन मिनिस्ट्री को भी अपने भी चाहे ईमेल्स हों या फिर सोशल मीडिया के नेटवर्क्स जो आईडी हैं उनकी, उस पर जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है, जो जानकारियां दी जा रही हैं, उन जानकारियों को बगौर देखें। नंबर 1 कि क्या उनकी जानिब से शेयर किया जा रहा है या फिर उनका हैक करके ट्विटर अकाउंट या फेसबुक हैक करके कुछ और जानकारियां शेयर की जा रही हैं। तो इस तरह से साइबर अलर्ट जारी कर दिया गया है होम मिनिस्ट्री की जानिब से G20 समिट की जो तैयारियां चल रही है। और हिंदुस्तान जो G20 की सरबराही कर रहा है, इस वक्त सदारत कर रहा है। अब हिंदुस्तान की सदारत में बाज़ाब्ता तौर पर G20 का इजलास होगा, उसकी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन इन तैयारियों पर और इन मेहनतों पर पानी फेरने के लिए साइबर क्राइम करने वाले भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। ये वजह है कि MHA की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं ऐसी एजेंसी जिसने बाज़ाब्ता तौर पर हिंदुस्तान में 1 साल के अंदर 2022 के अंदर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हम बात कर रहे हैं NIA के हवाले से। कौमी तहकीकाती एजेंसी इसने 2020 में जिस अंदाज में सरगर्मियां बढ़ाई हैं, वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए NIA नजर आ रही है। 2022 में 2022 का रिपोर्ट कार्ड आ गया है और NIA ने 2022 में काफ़ी एक्टिव रोल अदा किया है और NIA ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जो खबर मिल रही है कि NIA ने सबसे ज़्यादा 2022 में ही मुकदमा दर्ज किए हैं, यानी कि
के 73 केसेस हैं 2022 में जो NIA के जिम्मे आई हैं, NIA ने मुकदमे दर्ज किए हैं। ये 20% का इजाफा बताया जा रहा है पिछले जो प्रीवियस ईयर हैं साल 2021 के मुकाबले। साल 2021 के मुकाबले 19.67% का इजाफा जो इसमें कहा गया है कि NIA की जानिब से जो साल 2022 की बात करेंगे 73 मामले दर्ज हुए हैं, साल 2021 में 61 मामले दर्ज हुए हैं, तो इसके हवाले से 20 करीब जो है मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ ही 2019 और 20 की बात करेंगे तो 60 मामले दर्ज हुए हैं, NIA की जानिब से ये मामले दर्ज किए गए हैं। और जो मामले दर्ज किए गए हैं उनमें से 35 मामले ऐसे हैं जो टेरर रिलेटेड हैं, जिनमें से जम्मू कश्मीर, असम, बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल शामिल हैं। उसमें से 11 मामले जम्मू कश्मीर के अंदर दर्ज हुए हैं, 10 जो लेफ्ट विंग के एक्सट्रीम उसके हवाले से दर्ज किए गए हैं। उसके साथ साथ ही 5 ऐसे जो इंसर्जेंट्स हैं मिलिटेंट रिलेटेड नॉर्थ ईस्ट के अंदर वो दर्ज हुए हैं, और 7 PFI के हवाले से दर्ज हुए हैं। 4 मामले पंजाब के अंदर दर्ज हुए हैं, और 3 मामले गैंगस्टर, टेरर रिलेटेड और ड्रग यानी कि मंशियात के रिलेटेड वो मामले दर्ज हुए हैं। उसके साथ साथ ही टेरर फंडिंग का 1 मामला दर्ज हुआ है, और 2 मामले फेक इंडियन करेंसी वो उसके हवाले से मामले दर्ज हुए हैं। तो NIA ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2022 में काफ़ी सरगर्मियां दिखाई हैं, 20% ज़्यादा काम किया है, और इस तरह से 73 मुकदमा दर्ज हुए हैं, जिसमें बताया गया कि जम्मू कश्मीर में खास से ज़्यादा केसेस दिखाई दे रहे हैं। 73 में से 10 जो है टेरर फंडिंग रिलेटेड है, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। बकिया जो केसेस है उसमें भी जम्मू कश्मीर का नाम है। इधर PFI के मामले भी इसमें ज़ेर गौर हैं, इसका भी नाम है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीम को लेकर भी बाज़ाब्ता तौर पर NIA ने इस बार काफ़ी सरगर्मियाँ दिखाई हैं, और उसके खिलाफ भी केसेस दर्ज किए गए हैं। बताया जा रहा है कि NIA ने 59 चार्जशीट 2022 में दाखिल किए हैं। 368 लोगों का नाम है इन चार्जशीट में, और जिनमें से 38 केसों के मुकदमात के फैसले आ चुके हैं। बाज़ाब्ता तौर पर अदालत से ये फैसला आ चुका है। अभी 109 लोग ऐसे हैं जिनको इस पूरे मामले में यानी कि साल 2022 के अंदर कन्विक्ट पाया गया है, यानी मुजरिम ठहराया गया है। इसमें ग्रुप्स भी हैं और उनके ऊपर सज़ा का ऐलान भी किया गया है। तो आपको बता दें कि टोटल अगर ओवरऑल कन्विक्शन रेट देखें 2022 में तो 94.39 यानी कि 94.5 के आसपास दिखाई दे रहा है, और 8 लोग ऐसे हैं जिनको टेररिस्ट UAPA के तहत करार दिया गया है। ये NIA की कामयाबी है 2022 के अंदर। आपको बता दें कि NIA ने अपना ही रिकॉर्ड 2022 में तोड़ दिया है और 73 केसेस दर्ज किए हैं, और उसमें भी बाज़ाब्ता तौर पर जो खबर मिल रही है कि कन्विक्शन रेट जो है, जो चार्जशीट दाखिल की गई, वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी तस्वीर पेश करते हुए नजर आ रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एक अजीबोगरीब खबर की। अजीबोगरीब खबर तब आपको लगे जब आपसे कहा जाए कि ताजमहल किसी ने चुरा लिया है। यकीन आपको नहीं आएगा, लेकिन ताजमहल ना सही वैसी यादगारें गायब हो गई हैं, और यादगारें 1-2 नहीं 50 गायब हुई। वो भी मरकजी सरकार की निगरानी में रहने वाले जो मोन्यूमेंट्स से जो यादगारें हैं वो गायब हुई हैं, और इसका एतराफ़ हमने नहीं किया है, किसी एजेंसी ने नहीं किया, खुद सरकार ने किया। तो बड़ी खबर कि मोन्यूमेंट्स गायब हुए हैं। सरकारी मोन्यूमेंट्स जो हिंदुस्तान की यादगारों में शामिल थे, हिंदुस्तान की मरकजी सरकार की निगरानी में बाज़ाब्ता तौर पर 50 तारीखी यादगारें गायब हो गई हैं, और इसका एतराफ़ खुद सरकार ने किया है। हमने और आपने नहीं, बल्कि खुद मरकजी सरकार की निगरानी वाली यादगारें गायब हुई हैं, इसका एतराफ़ मरकजी सरकार ने ही किया है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की जानिब से ये रिपोर्ट आई है, जिसमें इंकशाफ हुआ है कि ताजमहल ना सही, लेकिन उस तरह के दूसरी जो यादगारें हैं जो सेंटर के अंडर में हैं वो गायब हो गई हैं, और इस तरह से 50 मोन्यूमेंट्स को चोर ले गए हैं। 50 तारीखी यादगारें यानी कि गायब हो गई हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बाज़ाब्ता तौर पर एतराफ़ है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान में 3693 सेंटर के अंडर में जो सेंट्रल प्रोटेक्टेड होते हैं मोन्यूमेंट्स हैं, इसमें से 50 गायब बताए जा रहे हैं। पार्लियामेंट में बाज़ाब्ता तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की जानिब से ये एतराफ़ किया गया है।
इस मामले में कहा गया है कि सेवरल मोनूमेंट्स यानी कई मोनूमेंट्स जो कौमी अहमियत के हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं और वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में बाज़ाब्ता तौर पर रहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रोटेक्शन में रहते हैं, वो अब अनट्रेसेबल है। यानी वो कहाँ है, किसने लिया, कहाँ गायब हुआ, किसने उठा लिया, कहाँ रख दिया, ये सरकार को से ट्रेस ही नहीं हो पा रहा है, पता ही नहीं चल पा रहा है। तो आप इस खबर के साथ ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह से सरकार बाज़ाब्ता तौर पर जो मोनूमेंट्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए काम कर रही है। जो बड़े बड़े मोनूमेंट्स हैं, चाहे वो लाल किला हो, ताजमहल हो और इस तरह के जो बड़े बड़े हैं दो चंद, उसकी खबरगिरी या फिर उसका ध्यान तो रखा जाता है, लेकिन जो छोटे छोटे हैं, जो तारीख़ी हवालों से अपनी अहमियत रखते हैं, जो कौमी मफाद में है, नेशनल इंटरेस्ट में है, उन यादगारों को सरकार की मेहरबानियों का नतीजा ये है कि कोई ना कोई उठा के ले जा रहा है, कोई गायब कर दे रहा है, क्या कर रहा है, ये अभी तक के अनट्रेसेबल सरकार के लिए, तो हम कहाँ से ट्रेस कर लें। तो खबर यह है कि 50 सेंट्रल प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स हैं, ये मिसिंग चल रहे हैं। मरकज़ी सरकार की जानिब से ये एतराफ़ किया गया है। आपको बताएं कि जो कल्चर जो कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और कल्चर की, उसने अपनी रिपोर्ट में बाज़ाब्ता तौर पर ये बताया है, जिस रिपोर्ट की हेडलाइन रखी गई है इश्यूज रिलेटिंग टू अनट्रेसेबल मोनूमेंट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स इन इंडिया। ये उस रिपोर्ट का टॉपिक है, उसमें बताया गया, उस रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है। और जिस कमेटी को या जिस स्टैंडिंग कमेटी को जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो बताया जा रहा है कि कल्चर सेक्रेटरी गोविंद मोहन, ये ASI डायरेक्टर जनरल वी विद्यावती और दूसरे सीनियर हुक्मरान अफसरान हैं, उनकी निगरानी में यह कमेटी काम करती है। और इन लोगों की जिम्मेदारी थी कि ये जो तारीख़ी यादगारें हैं उनकी हिफाजत करते, उनको यकीनी बनाते कि वो सही सालिम है, उनको किसी तरह की कोई छेड़खानी नहीं हो रही है, किसी तरह कोई नुकसान उन्हें नहीं पहुंचाया जा रहा है। लेकिन खबर यह है कि ये 50 के 50 चोर ले गए हैं। लेकिन खबर जो 50 की है उसमें बताया जा रहा है कि 11 यूपी से है। यूपी में 11 मोनूमेंट्स गायब हो गए। ताजमहल यूपी में है भाई, ऐसा ना हो कि ऐसा। जी हाँ नाज़रीन, आपको बताते चले कि इन 50 में से 11 जो हैं वो यूपी के अंदर वो गायब हुए हैं। उसके साथ साथ ही दिल्ली और हरियाणा के अंदर भी यानी कि दो जो तारीखी यादगारें हैं वो गायब हुई हैं। और इसके साथ ही असम के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर और उत्तराखंड के अंदर, ये कुल ऐसे इलाके हैं, ऐसी रियासतें हैं, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके, जहां पर ये 50 से ज़ायद यादगारें गायब हुई हैं। लेकिन अभी तक इनका पता नहीं है कि ये चीज़ें गई तो गई कहाँ, गायब आखिर कैसे हुई है, और अभी तक इस हवाले से कोई सुराग क्यों नहीं मिल पा रहा है। गौर अच्छी बात ये है कि ये सिलसिला बहुत पुराना है। 1930 से हम देख रहे हैं कि 40-50 मोनूमेंट्स गायब हो जा रहे हैं। 2013 में तो 92 मोनूमेंट्स गायब हो गए थे और सरकार अभी तक पता नहीं लगा पाई कि 2013 में जो गायब हुआ था वो कहाँ गया। तो अब 2022 में जो खबर मिल रही है 2022 से रिलेटेड कि 2022 में 50 मोनूमेंट्स को चोर ले गए हैं और अभी तक के सरकार पता नहीं कर पाई है कि ये कौन चोर है, कहाँ चोर है। ये ताजमहल सलामत है, ताजमहल अभी बाकी है। इस खबर का ताजमहल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, तारीखी यादगार में 1 नंबर पर आप ताजमहल को रखते हैं। मोनूमेंट्स में 1 नंबर पर आप हिंदुस्तान के ताजमहल को रखते हैं। ये 7 अजूबों में एक अजूबा है, लेकिन अभी ताजमहल सही सलामत है। आप घूम सकते हैं, जा सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन 50 ऐसे हैं जो गायब हो गए हैं, जिनमें से 1 दर्जन के आसपास यूपी में ही है, बाकी दूसरी रियासतों में है। लेकिन यूपी से भी मोनूमेंट्स गायब हो रहे हैं और ताजमहल यूपी के आगरा में ही है। इसलिए ताजमहल देखना, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, कोई ठिकाना नहीं है। जब हवा ऐसी चल रही है एक ज़माने से, जब इस तरह की चीज़ों को गायब किया जा रहा है जो तारीख़ी हवालों से अहमियत रखती है, और ये सेंटर के प्रोटेक्टेड है, यानी सेंटर की निगरानी में ये सारी चीज़ें रहती हैं जो तारीख़ी यादगारें हैं, जो मोनूमेंट्स हैं, जिसकी निगरानी सरकार को करनी है, मरकज़ी सरकार को, रियासती सरकार को भी नहीं, मरकज़ी सरकार को, ASI को करनी है। उसके बावजूद भी अगर हर साल 30, 40, 50 और 90 के आसपास गायब होते हैं तो फिर सवाल तो ये बनता है कि ताजमहल का नंबर कब आ जाए, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए अगर ताजमहल नहीं गए हैं तो घूम लीजिए, लाल किला भी देख ही लीजिए, कुछ भी हो सकता है कभी भी। खैर, बढ़ते हैं आगे, ज़रा एक और रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं, और ये रिपोर्ट है
बीएसएफ के हवाले से। बीएसएफ ने सरहदों पर तैनाती के दौरान 1 साल के अंदर किस तरह से दुश्मनों के नापाक अज़ाइम और मंसूबों को पानी फेरा है और किस तरह से उनकी सरगर्मियों को काउंटर किया है, उसकी रिपोर्ट बाज़ाब्ता तौर पर बीएसएफ ने रख दी है। और सरहद पर तैनात हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जिस अंदाज से पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के अंदर ना सिर्फ मिलिटेंसी बल्कि स्मगलिंग के जरिए या यूं के मंशियात के जरिए हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की कसम खाई है, उसकी तस्वीर हर दूसरे तीसरे हफ्ते हमने आपके सामने पेश की, जब ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान के सरहद में, चाहे अमृतसर में हो या फिर अंबाला में हो, इस एरिया में आता हुआ नजर आया, जिस पर बीएसएफ ने फायरिंग की और वापस गया। या फिर कई जगह पर ऐसे हुए ड्रोन कब्जे किए गए, फिर उससे मंशियात वगैरह जब्त की गई, कई पाकिस्तानी स्मगलर गिरफ्तार हुए। तो ये जो पूरी रिपोर्ट आई है उसमें बीएसएफ ने साफ कर दिया है कि साल 2022 में 22 ड्रोन सरहद पर बीएसएफ ने गिरफ्तार किए, कैद किए हैं और 22 ड्रोन को बाज़ाब्ता तौर पर कैप्चर करने की रिपोर्ट सामने आ गई है। और ये सब के सब स्मगलिंग के लिए, वेपन्स के स्मगलिंग के लिए या यूं कि मंशियात की स्मगलिंग के लिए ये बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान की जानिब से इसका इस्तेमाल हो रहा था। तो जो बीएसएफ की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई है, बीएसएफ ने सालाना रिपोर्ट में कहा है कि 22 ड्रोन को कैप्चर किया गया है सरहद पर, जो पाकिस्तान से मुल्हक़ा सरहदें हैं, पाकिस्तान से मुल्हक़ा सरहदें, खासतौर से जो पंजाब के रियासत पंजाब से जुड़ी हुई सरहदें हैं, सरहदों का इलाका है, उन इलाकों में खासतौर से ये गिरफ्तारियाँ हुई हैं या ये फिर जब्ती हुई है। तो बीएसएफ ने कहा कि 316 यानी 317 किलोग्राम की हीरोइन भी जब्त किया है। मंशियात का जाल फैला हुआ है और इस जाल में पाकिस्तान का बड़ा हाथ भी है और इसकी तस्वीर आप इसमें देख सकते हैं। जो बीएसएफ की रिपोर्ट आई है कि 316 यानी 316.988 यानी 317 किलोग्राम हीरोइन सिर्फ जब्त किया गया है 1 साल में। इसके अलावा 67 हथियार भी जब्त किए गए हैं। इसके अलावा 850 राउंड गोलियां भी जब्त की गई हैं। ये पाकिस्तान की मेहरबानी है। बीएसएफ ने इस पर बाज़ाब्ता तौर पर काउंटर किया और नतीजे में ये तस्वीर देखने को मिली, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान होते होते बच गया, वरना फिर जो मंसूबा और जो मिशन था वो कहीं न कहीं ख़तरनाक था। तो बॉर्डर पर जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल को देखते हुए बीएसएफ हमेशा से तैनात रही है और हर वक्त मुहतात रही है। नतीजे में 1 साल के अंदर 23 पाकिस्तानी शहरी को मुख्तलिफ मामलात में गिरफ्तार किया गया है और उसके खिलाफ मुकदमात वगैरह दर्ज करके आगे की कार्रवाई की गई है। जो रिपोर्ट आई है और उसमें बताया जा रहा है कि UAVs जो होते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो होते हैं, उसके ज़रिए बाज़ाब्ता तौर पर ये सारा खेल चल रहा था, जिसे हम अपनी ज़बान में ड्रोन कहते हैं। वो ड्रोन के ज़रिए हथियार भेजते थे या फिर ड्रोन के ज़रिए मंशियात भेजते थे। तो ये मंशियात भेजने का ड्रोन के ज़रिए ड्रोन का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की तरफ से ये सिलसिला पुराना है, लेकिन 2022 की जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि 22 ड्रोन कैप्चर किए गए हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान के 23 शहरी भी गिरफ्तार किए गए हैं मुख्तलिफ मामलात में। और इन मामलात में कुछ हथियार से रिलेटेड है, कुछ मंशियात से रिलेटेड हैं। तो बीएसएफ की जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि टोटल 67 हथियार और 850 राउंड गोलियां भी इस पूरे मामले में जब्त की गई है। यानी 1 साल के अंदर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 2289 किलोमीटर की लंबी सरहदें मिलती आपस में हैं और ये इंटरनेशनल बॉर्डर कराती है, जिसमें जम्मू, पंजाब, राजस्थान और गुजरात ये वो रियासतें हैं या रियासती इलाका है जहाँ से हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहदें मिलती जुलती हैं। तो आपको बता दें 2020 में 77 ये तादाद थी, लेकिन 2022 में ये तादाद तो ये जो बता दें आप, अगर हम 2022 की बात करेंगे, जिस तरह से इसमें कहा गया है कि 2022 के दौरान जो बैनुल-अक़वामी सरहद हैं, चाहे जम्मू, पंजाब, राजस्थान या गुजरात की बात करेंगे, साल 2020 के दौरान 77 जो ड्रोन वो देखे गए हैं। साल 2021 के दौरान 104 और साल 2022 के दौरान 311 मरतबा ड्रोन देखे गए हैं। ये दिसंबर के आखिर तक यानी कि 23 दिसंबर तक इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि बीएसएफ की जानिब से। और ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 75% जो ड्रोन्स है वो पंजाब के अंदर उन्हें देखा गया है, जबकि इनमें से जो अक्सर जो ड्रोन है उन्हें गिराया गया है। उसके साथ साथ ही साल 2022 के दौरान जो बीएसएफ की जानिब से एक ड्रोन हिटिंग पार्टी का जो टीम है वो तश्कील दी गई है, यानी कि जो ड्रोन गिराते हैं उन्हें फिर इनाम भी दिया जाता है और इस दौरान करीब 50,000 रुपये इनाम दिया गया है जिन्होंने ड्रोन को मार गिराया है। ड्रोन पर जब गोली चली तो उसके बाद ही वो ज़मीन पर नीचे आता है। उसके साथ साथ ही 1 लाख रुपए जो है वो जो इसकी खबर दे उनके लिए 1 लाख रुपए ये बीएसएफ की जानिब से बैनुल-अक़वामी सरहद पर जो है
ड्रोन के हवाले से और उसके साथ साथ ही कितने देखे गए और कितने गिराए गए, ये बीएसएफ की जानिब से इस रिपोर्ट में कहा गया है। तो जैसे ही 2024 करीब आ रहा है, नीतीश कुमार काफ़ी वोकल हो रहे हैं और बीजेपी आरएसएस के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू कर चुके हैं। नीतीश कुमार एक प्रोग्राम में थे, उन्होंने एक प्रोग्राम के दौरान खिताब करते हुए आरएसएस और बीजेपी की खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आज़ादी की लड़ाई में आरएसएस का कोई रोल नहीं है। और पिछले दिनों जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा की जानिब से फादर ऑफ नेशन को लेकर के बयान दिया गया था, उस बयान पर भी नीतीश कुमार ने पलटवार किया है। नीतीश कुमार का बयान सुनिए, फिर अंदाज़ा लग जाएगा कि 2024 कितना करीब है। और आप सोच लीजिए, जो आजादी की लड़ाई हुई, और क्या मतलब है जिनको आजादी की लड़ाई से लेना देना नहीं था, जिनके संगठन का आरएसएस का कोई योगदान रहा उसमें, और उससे रिलेटेड लोग ये सब काम करेंगे, कोई मतलब है क्या? आज जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, तो हम लोग तो सब भाई इसी सबसे बचपन से, हमारे पिता आजादी की लड़ाई में थे और उसी समय बचपन में जो जन्म तो हम लोगों का हुआ आजादी के बाद, लेकिन एक एक बात बताए थे, एक एक चीज को जाने, बाद में एक एक चीज को देख लिया, हर तरह से जाना। तो कभी जो बापू का योगदान है उसको हम लोग कभी भूल सकते हैं? आप जान लीजिए, कुछ लोगों को देख रहे थे ना मीटिंग में, राष्ट्रपिता, तो ये वो कौन बोली? सुने ना थे अखबार में जो छपा कि अब राष्ट्रपिता छोड़ दीजिए, नए पिता कोई राष्ट्र के हो जाए। अब जरा सोच लीजिए, नए भारत के नए पिता क्या किए हैं भारत के लिए? कुछ काम किए हैं? कहां भारत आगे बढ़ा है? कौन सा काम हुआ है सिवाय इसके कि नई टेक्नोलॉजी आ गई और उस नई टेक्नोलॉजी का पूरा जबरदस्ती रूप से उपयोग कर जो रहे हैं। और पहले तो मीडिया का हर दूसरा था, पक्ष विपक्ष जो भी हो अपना राय बहुत अच्छे ढंग से मीडिया के सारे लोग लिखते थे। आज को तो उनको वही लिखना पड़ता है जो कहा जाता है, वही लिखना पड़ता है, मजबूर है। तो हम क्या करें? उस दिन के लिए ऐसी बात है, बाद में जब सभी कुछ सही दिशा में चलेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं। और मीडिया का योगदान कितना बड़ा होता है हम लोग तो बचपन से न देखे हैं जी। हम आप लोगों को क्या बताएं, जब 8वां क्लास में हम पढ़ने लगे थे तब से हम अखबार पढ़ते थे, समझे ना, पढ़ना शुरू किए। और उसके बाद दिल्ली वाला आता था शाम में, हम पटना से घर जाते थे अपना, तो रोज रात में हम वही ट्रेन में जाते थे। बख्तियारपुर जाने में 2 घंटा लगता था, 1.5-2 घंटा। अब वही हम अंग्रेजी वाला अखबारवा स्टेशन पर लेकर के और रास्ता भर पढ़ते जाते थे। कितना एक एक चीज का ज्ञान, सब कुछ का, और हम लोग सबका। आज क्या हो गया है भाई? आज तो चीजें विचित्र हो गया। आज तो कुछ ही चीजों का अनाप शनाप चलते रहता है। तो इसीलिए अब तो बात दूसरी है, लेकिन हम लोगों को उससे मतलब नहीं। इसलिए लोगों के बीच में ज्यादा करके एक एक चीज को देख करके भाई हम लोग तो काम करते रहेंगे। पड़ोसी मुल्क चीन से और लद्दाख से, साथ ही साथ कर्नाटक से बड़ी खबर आ रही है और कोविड को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।